हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एडी ऑफ लाइफ विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अर्ली एंटरप्रेन्योर्स आए और कैसे कैसे फिर मिल्स आई, फैक्ट्रीज आनी शुरू हुई। पर एक इंटरेस्टिंग पहलू तो अभी आज हमें डिस्कस करना है कि अगर फैक्ट्री खुल रही है या मिल बन रही है तो उसमें काम कौन कर रहा है। डेफिनेटली काम कर रहे हैं वर्कर्स। लेट अस सी कि कितने वर्कर मिल्स में काम कर रहे थे। तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 1901 तक देयर वर 5,84,000 वर्कर्स इन इंडियन फैक्ट्रीज। 5 लाख से ऊपर। 1946 तक देखो ये रेशो आपका जाता है, बाप रे, दिस इज 24,36,000। सो इट्स अ बिग नंबर जो कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहाँ से आ रहा है इतना वर्कर, कहाँ से आ रहे हैं इतने सारे लोग काम करने के लिए? ये लोग आ रहे थे जिस सिटी में मिल खुली है उसके आजू बाजू की डिस्ट्रिक्ट से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, बॉम्बे में मिल खुली थी, ठीक है। टेक्सटाइल मिल खुली थी। कब खुली थी याद करो। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वो सेटअप इन बॉम्बे इन 1854। याद आया? ओके। नेक्स्ट एक और पुरानी याद ताजा करते हैं, इससे आपको तारीखें याद होंगी। सेठ हुकुमचंद किस पर्टिकुलर मिल के लिए, सेटअप मिल के लिए फेमस थे? सोचो। आंसर जिसको याद आ गया है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जिन्हें नहीं याद आया है मैं याद दिला देती हूँ, जूट मिल के लिए फेमस थे, ठीक है। चलिए भाई, तो बॉम्बे में जब कॉटन की मिल खुली तो कहाँ से आ रहा था वर्कर? 50% वर्कर रत्नागिरी जो बॉम्बे के आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट है वहां से आया था। सारा वर्कर सिटीज का नहीं होगा क्योंकि सिटीज में अलग अलग तरीके के काम होते हैं। लोग बहुत सारे लोग पेड जॉब्स में थे जिनको वीविंग के अलावा भी कला या आर्टिशंस या कुछ और काम आता था। सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल तो नहीं, से दुनिया तो भारत में टेक्सटाइल से नहीं चल रही थी, लेकिन अभी भी इतने वर्कर्स के बाद भी काम कम था और वर्कर की संख्या, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज्यादा था। अब बस सवाल ये है कि क्या आसान था जॉब लेना? क्या वर्कर्स उठकर आए डिस्ट्रिक्ट से और उन्हें नौकरी मिल गई? मिल में वर्कर का जाना बैन था। सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको अगर जॉब चाहिए तो ऐसा नहीं है आप उठे, हाँ भाई जॉब चाहिए आपको आज सुबह, और आप सीधा सीधा मिल चले गए और आपने उसके मालिक से बात की और आपको नौकरी मिल गई। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट मिल में वर्कर का, यानी कि एक ऐसे बंदे का जो नौकरी ढूंढ रहा है, जिसका मिल से कोई लेना देना नहीं है, उसका अंदर जाना ही मना था। तो नौकरी मिलेगी कैसे? सवाल ये। नौकरी मिल रही थी एक एजेंट से। आज के टाइम में आपने सुने ना कंसल्टेंट्स, जॉब कंसल्टेंट्स, जो बीच में बैठे होते हैं बिचौलिए बनके और वो कंपनी और बच्चे को, जो एम्प्लॉय होता है उसको नौकरी दिलवाते हैं। ऐसे ही उस टाइम थे जॉबलर्स। ये वर्ड याद रखिएगा, 1 मार्क में आता है जॉबलर वर्ड। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ये पूछते हैं। हु वाज जॉबलर? he was a person, he was an agent in between the mill and the worker, जो जॉब का सेटलमेंट करवाता था। क्यों करवाता था सेटलमेंट? उसको क्या मिल रहा है? कंपनी कुछ दे रही है क्या? नहीं, कंपनी कुछ नहीं देती थी। इनके ना लिंक्स होते थे, ठीक है, बहुत लिंक बना लेते थे ये अपने मिल के साथ, ओनर के साथ, फैक्ट्री के। और फिर क्या करते थे, इनके जो जान पहचान के लोग होते थे गांव में, डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां जाते थे, उन लोगों को बोलते थे मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा पर तुम मुझे बदले में पैसा दो, गिफ्ट दो। और उनकी लाइफ को कंट्रोल रखते थे। वो कहाँ रहेंगे, कब घर जाएंगे, कब अपने फैमिली से मिलेंगे, सब त्योहारों पे जाएंगे, वैसे घर नहीं जा सकते, पूरा कंट्रोल रखते थे उनके ऊपर और उनको फिर नौकरी दिलवाते थे, ठीक है। तो ये तो कंडीशन थी। और देखो, हम एक बार एनसीईआरटी लैंग्वेज भी स्टडी कर लेते हैं। Yet there were more workers than the jobs in market. Direct entry into the mill was restricted. A jobbler was appointed for this purpose. We have already discussed. He demanded money, gift, and control the lives of workers in turn. We have already discussed. तो आसान नहीं था मिल आने के बाद भी वर्कर्स का मिल में काम करना, क्योंकि उनको एक बीच में जॉबलर, यानी कि जिसको हम कहें करप्शन, जिसको हम कहें फर्जीवाड़ा, वो चल रहा था, ठीक है। उस समय भी बहुत करप्शन था। उस समय भी एक नौकरी लेने के लिए इंसान को, भले ही कुछ काम नहीं है इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर वाला, लेकिन फिर भी एक छोटी सी नौकरी के लिए भी उसको एक जॉबलर को फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये पुराना सिस्टम है, भारत में चला आ रहा है। रूट कब से है इसकी, तो उसको काट के फेंकना हमारा ही काम है बच्चों। डायरेक्ट चीजें हो सकती थी, आसान भी हो सकती थी, कोई और तरीका भी हो सकता था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब वक्त बुरा होता है तो हर आदमी मजबूरी का फायदा उठाता है। ऐसा ही कुछ
उस दौरान भी हो रहा था, तो इसलिए आप लोगों को बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि करप्शन इज अ वेरी बैड थिंग, मत करो, ना ही फंसो, ब्राइब ना तो करना है और ना ही लेना है किसी से, ना ही देना है, देने वाला भी इज ऑल्सो इक्वली रॉन्ग। क्योंकि हमें इस तरीके के सिस्टम को जो बहुत पुराना है उसे हटा के फेंकना है। वी वांट डायरेक्ट कनेक्शन, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। गुमास्ता पेड सर्वेंट थे, उसको पे कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। गुमास्ता इंडियन लोगों से पैसा नहीं मांग रहे थे सुपरविजन का, तो वो एक नौकरी थी, वो करप्शन नहीं था। ऐसे ही वी नीड अ न्यू सिस्टम जो डायरेक्ट हो बिटवीन अ एम्प्लॉयर एंड अ वन हु गिव्स द एम्प्लॉयमेंट। वो चीज़ आसान करता है, ब्राइब जैसी धोखाधड़ी जिससे फ्रॉड लाइन जैसी चीज़ें हटाता है। तो आप भी अवेयर हो जाइए, इस तरीके के फ्रॉड लाइन में नहीं फंसना है। ये आप सबको एक जनरल मैसेज है जो कि इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले मॉरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते थे बच्चों बोर्ड एग्जाम में, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया करता था, अब हट गया है। लास्ट ईयर से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं 4 नंबर के, पर क्रिटिकल थिंकिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। तो यानी कि आने वाले समय में फिर से ऐसे सवाल खड़े होंगे आपके सामने एग्जामिनेशंस में, जहाँ पे आपको सोच के जवाब देना है कि एथिकली सोचना है कि ये काम कैसे हो सकता था। मिल में जब वर्कर की एंट्री बैन थी तो नौकरी बिना जॉब लगे कैसे लग सकती थी? सोचिए, सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। मैं भी इसका जवाब लेकर आऊंगी एक दिन लाइव सेशन में, तब तक आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स, स्टे हेल्दी।